नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 मध्य प्रदेश के खबरों के बुलेटिन मेरा मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिन्हा। हेडलाइंस के बाद बात कर लेते हैं शाम 7 बजे की 5 बड़ी खबरों की। तो भोपाल में दीपक बावरिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि अब हम बीजेपी मुक्त हिंदुस्तान की ओर बढ़ रहे हैं। इधर शहडोल से सांसद ज्ञान सिंह का बयान सामने आया है। ज्ञान सिंह ने कहा है कि नेता सबसे बड़ा बेईमान होता है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के एक बयान पर बवाल मचा हुआ है। तोमर ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि नाउ नाउ कितने बाल, लेकिन अब उनके इस बयान से सेन समाज नाराज हो गया है। सेन समाज बालों को बोरी में लेकर उनके बंगले पर पहुंचा और विरोध दर्ज किया। इधर सतना में कांग्रेस 3 बार हारे प्रत्याशियों ने दावा किया है कि वो अपने इलाके में विधायक के पावर के जैसे काम करेंगे। तो 5वीं और आखिरी खबर है इंदौर के संदीप अग्रवाल हत्याकांड से जुड़ी। संदीप अग्रवाल हत्याकांड में पुलिस के हाथ अभी भी खाली है। सीसीटीवी में बदमाशों की तस्वीरें कैद होने के बाद भी अभी तक इनका कोई सुराग नहीं लग पाया है। तो ये 5 बड़ी खबरें आज शाम 7 बजे की। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से, जहां जो इंदौर से मिल रही है। बेकाबू गाड़ी ने जुलूस को रौंद दिया है। दर्दनाक हादसे में 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बेटमा के सिटी कॉलोनी में यह हादसा हुआ है। मान पूजन कार्यक्रम में चल रहे समारोह के दौरान यह हादसा हुआ है। रवि हेमराज सिसोदिया हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रवि, कैसे हुआ यह हादसा और क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए जो घटना है ये बेटमा थाना क्षेत्र के सिटी कॉलोनी की घटना है, जहां पर मान पूजा का कार्यक्रम चल रहा था और कार्यक्रम को जुलूस के तौर पर कॉलोनी में निकाला जा रहा था और पीछे की ओर एक गाड़ी चल रही थी जिसके ऊपर तोपनुमा जो फूल बरसाने को लेकर एक यंत्र लगा हुआ था। लेकिन गाड़ी में अचानक से ही पीछे की ओर से एकदम से रेस पकड़ी और जितने भी लोग सामने खड़े हुए थे उन्हें कुचलते हुए ये गाड़ी जो है आगे निकल गई, जैसा कि सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है। हालांकि इस बात की तस्दीक की जा रही है कि क्या उस वक्त ड्राइवर गाड़ी में मौजूद था या ड्राइवर के जगह पर कोई और व्यक्ति आके बैठ गया था जिसने इस तरीके से जो गाड़ी में इतनी ज्यादा रेस दी कि गाड़ी जो आम जन थे जो इस कार्यक्रम में शामिल थे इनको कुचलते हुए आगे निकल गई। हालांकि जितने भी परिवार वाले हैं उनको क्षेत्र में जो सरकारी अस्पताल है वहां पर एडमिट किया गया है। तकरीबन 22 से ज्यादा लोग जो हैं उनकी भी फिलहाल जख्मी होने की इसमें बात सामने आई है और 3 लोग ऐसे हैं जो ज्यादा रूप से गंभीर रूप से घायल है। हालांकि क्षेत्र में इस प्रकार की ये पहली घटना है और चूंकि मांगलिक कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा था और इस प्रकार की जो घटना हुई है तो कहीं ना कहीं पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। हालांकि अभी फिलहाल किस प्रकार ये घटना हुई है, ड्राइवर की गलती है या इसके पीछे कुछ और कारण है, इसकी जो तस्दीक है क्षेत्रीय थाना पुलिस कर रही है। रवि, ये तस्वीरें विचलित करती है। तस्वीरें इस वक्त हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में साफ पता चल रहा है कि किस तरीके से एक वाहन जो है उनको रौंदते हुए निकल जा रहा है। फिलहाल क्या कहते हैं, प्रशासन का क्या कहना है? पुलिस प्रशासन किस दिशा में जांच कर रही है, क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए ये जो वाहन है ये इसी कार्यक्रम के उपयोग के लिए लाया गया था। चूंकि ये जो मान पूजा थी इसको लेकर एक जुलूस के तौर पर निकाला जा रहा था और जुलूस आगे था और इस वाहन के ऊपर तोपनुमा एक यंत्र लगा हुआ था जो कि फूल बरसाने का काम कर रहा था। लेकिन आप देखते हैं कि अचानक ही गाड़ी इनने स्पीड पकड़ी है और तकरीबन 15 से 20 लोगों को अपनी चपेट में लिया है। तो इस बात की तस्दीक की जा रही है कि क्या उस समय पर जो गाड़ी का वाहन था, क्योंकि इसके पहले भी तकरीबन आधा किलोमीटर दूर से ये चल समारोह जो है ये आगे आ चुका था, लेकिन एकदम से क्या स्थिति बनी कि इसमें जो गाड़ी की स्पीड एकदम से एस्केलेटर था जो स्पीड में आया और गाड़ियों को रोनते हुए आगे चले गया। हालांकि पुलिस के मामले में भी इस सीसीटीवी के आधार पर भी जांच कर रही है कि इस तरीके से जो घटनाक्रम हुआ इसमें कैसे पूरा ये घटनाक्रम हुआ है, तो इसको लेकर भी जांच की जा रही है। चलिए रवि, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये दर्शकों को हम अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ मान पूजन के दौरान ये हादसा हुआ है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं क्योंकि जिस वाहन से फूल बरसाया जा रहा था वही वाहन एक तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ती है और कम से कम 15 से 20 लोगों को अपनी चपेट में ले लेती है। तो कहीं ना कहीं इस हादसे के पीछे क्या वजह हैं इसकी जाँच तो ज़रूर हो रही है, लेकिन ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। दर्दनाक हादसे में 20 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। तो हम आपको बता दें, ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि पहली तस्वीर में किस तरीके से हादसा हुआ है, वहीं दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर घायलों का इलाज इस वक्त जारी है। गंभीर रूप से यहाँ लोग घायल हुए इस हादसे में, उनका इलाज इस वक्त जारी है।
चलिए बढ़ते आगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर बैठक लेने भोपाल पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। बावरिया ने कहा है कि हिंदुस्तान अब बीजेपी मुक्त की ओर बढ़ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि लोकसभा में गठबंधन को लेकर अभी कोई विचार नहीं है। तो एक और जहां भाजपा कांग्रेस मुक्त भारत की बात कहती है, हर प्रदेश में बीजेपी मुक्त भारत की बात कही है। भारत की बात हर प्रदेश में जहां जहां भी कांग्रेस की सरकार बन रही है, कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे थे, उसकी जगह भाजपा मुक्त पूरा जो है हिंदुस्तान हो जाए, इसी तरह से एक एक प्रदेश से उनको नकारा जा रहा है। अभी तक का सोच है उसमें कोई गठबंधन का प्रस्ताव नहीं है, मगर स्टिल वी आर ऑलवेज ओपन कि लाइक माइंडेड कोई प्रस्ताव है और रीजनेबल प्रस्ताव है तो ये बयान आया है दीपक बावरिया का, जिस तरीके से भाजपा कहती है कि कांग्रेस मुक्त भारत की ओर बढ़ रहा है देश, और अब दीपक बावरिया ने ठीक इसके उलट कहा है कि बीजेपी मुक्त भारत बन रहा है, यानी कि अब चुनाव में, लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस को ही बढ़त मिलेगी। चलिए बात करते हैं यहां के हम विधायक हैं की। तो मध्य प्रदेश के सतना जिले में लोकतंत्र के विरुद्ध गंगा बह रही। दरअसल यहां विधानसभा चुनाव में हारे हुए कांग्रेसी उम्मीदवार जीते हुए विधायक की तरह अपने क्षेत्रों में काम करेंगे। सरकारी योजनाएं के क्रियान्वयन और अफसरों की लगाम भी इन्हीं के हाथों में होगी। ये कोई शिगुफा नहीं है, बल्कि 100 आने सच है। बीजेपी इसे लेकर पलटवार कर रही है। देखिए ये रिपोर्ट। हार कर जीतने वाले कांग्रेस प्रत्याशी कहते हैं। बाजीगर फिल्म के डायलॉग की तर्ज पर कही गई ये लाइन मध्य प्रदेश सरकार में सच साबित हो रही है। जी हां, सतना जिले के नागौद, रैगांव और मैहर सीट के हारे हुए कांग्रेस प्रत्याशियों की माने तो जिले की जिन सीटों पर बीजेपी विधायकों की जीत हुई है, वहां हारे हुए कांग्रेसी उम्मीदवारों के हाथ शासन प्रशासन और विकास योजनाओं की बागडोर होगी। बात सुनने में अजीब जरूर लग रही होगी, लेकिन कांग्रेस के हारे प्रत्याशियों के मुताबिक ये सच है। इनका कहना है कि सीएम कमलनाथ ने बैठक में चर्चा कर ये अधिकार दिए हैं। मुख्यमंत्री जी हमें आश्वस्त किया है कि आप लोग विधायक का पूरा मैं अपनी तरफ से मानता हूं और आप ही लोगों को अपने क्षेत्र का विधानसभा का विकास आपके ही द्वारा कहने पर किया जाएगा। ये हमारे ऊपर सबसे बड़ी जवाबदारी आ गई है, भले हम चुनाव हार चुके हैं। कांग्रेस के हारे प्रत्याशी विधायक की तरह काम करेंगे। जनहित कार्य, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और सरकारी अफसरों की लगाम हारे हुए कांग्रेस प्रत्याशियों के हाथ में होगी। तो सवाल पैदा होता है कि जीते हुए भाजपा विधायकों का क्या होगा? क्या जीते भाजपा विधायक कमलनाथ सरकार में केवल नाम भर के लिए होंगे? कांग्रेस के हारे प्रत्याशी कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के चलते केंद्र सरकार प्रदेश में तमाम योजनाओं में अड़ंगा लगा रही है। ऐसे में सीएम कमलनाथ का फैसला सही है। एक्चुअल में उनके जो लोग हैं वो एक माहौल पैदा कर रहे हैं। 3 माह के अंदर लोकसभा का चुनाव है। इसके पहले आप ये बताइए, यहाँ पे भाजपा की सरकार थी, सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी। खाद कहाँ से आती है? सेंटर से आती है। उनको पर्याप्त व्यवस्था की जाती थी, पर्याप्त खाद आती थी। अब ये जान करके माहौल बना। इधर जनता के फैसले के खिलाफ हारे हुए कांग्रेस प्रत्याशियों को विधायक का दर्जा दिए जाने की बात पर बीजेपी तमतमा गई है। वो इसे लोकतंत्र की हत्या करार दे रही है। जनता के द्वारा नकारे गए जनप्रतिनिधि हैं कांग्रेस के, उन्हें जमीन पर रह के काम करना चाहिए। कमलनाथ जी लोकतंत्र की हत्या नहीं कर सकते। कमलनाथ जी जिस विधानसभा क्षेत्र में जो विधायक चुनाव जीता है, विधायक वो कहलाएगा। हारा हुआ किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति होगा, वो विधायक नहीं कहलाएगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता फैसला कर विधायक चुनती है, लेकिन सतना में कांग्रेस के हारे हुए प्रत्याशियों को एक विधायक की तरह बागडोर दिया जाना लोकतंत्र के विरुद्ध गंगा बहाने की कोशिश जैसा है। मृदुल पांडे, IBC 24, सतना।
तो चुनाव के बाद बैठक में सीएम कमलनाथ ने कहा था, हारे हुए विधायकों से जब बैठक ली थी तो साफ तौर पर कहा था कि वो शैडो विधायक की तरह काम करें, लेकिन कहीं ना कहीं इसके गलत मायने यहाँ निकाले जा रहे हैं। तो वे कहते हैं कि जीते हुए विधायक की तरह अपने क्षेत्रों में काम करेंगे, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और अफसरों की लगाम भी इन्हीं के हाथों में होगी। तो ये कोई शिगुफा नहीं है, बल्कि सौ आने सच हैं, ये कहा खुद विधायकों ने। तो आपने ये पूरी रिपोर्ट देखी कि किस तरीके से विधायक कह रहे हैं कि वे हारे हुए विधायक कह रहे हैं, हारे हुए प्रत्याशी कह रहे हैं कि वे विधायक की तरह काम करेंगे। तो एक तरीके से यहां पर जो सीएम कमलनाथ का के जो निर्देश हैं उसे गलत तरीके से इन हारे हुए विधायकों ने लिया है। मृदुल पांडे हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे इस खबर पर। मृदुल, जिस तरीके से सीएम कमलनाथ ने बैठक ली और जो हारे हुए जो प्रत्याशी हैं उनकी बैठक लेकर कहा था कि वे अपने क्षेत्र के जीते हुए विधायकों के साथ शैडो विधायक की तरह काम करें, तो इसके क्या मायने निकाले? इन हारे हुए विधायकों का कहना है कि उन्हें पावर दिया गया है और अब इस तरीके से कार्य करेंगे, मतलब कहीं ना कहीं इनकी समझ में फेर देखने को मिला है। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, अगर इनके बयानों को माने तो सीधे तरह से लोकतंत्र का ये लोकतंत्र पे सवाल होगा, क्योंकि जिस तरह से जो विधायकों ने जो हारे हुए विधायक थे कांग्रेस के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बाकायदा, और उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुखिया कमलनाथ जी ने हमें कहा है कि हम भले ही आप हार गए हैं, लेकिन हमारे इस क्षेत्र के आप विधायक हैं और जो सरकारी कामकाज होंगे वो आपकी समीक्षा से होंगे और उन पर उनकी जो प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो आपके ही कहने पर चलेंगे और आप ही हमारे लिए विधायक हैं उस क्षेत्र। तो कुल देखा जाए जो वहाँ का जनप्रतिनिधि है, जो जीता हुआ प्रत्याशी है, जो वहाँ का विधायक है, जो उनके कामकाज हैं, जो उनकी जिम्मेदारी है, वो हारे हुए प्रत्याशी अगर उठाएंगे तो एक प्रकार से लोकतंत्र पर यह सवाल उठता है। जी बिल्कुल मृदुल, जिस तरीके से इनके बयान आए हैं उससे साफ तौर पर लोकतंत्र पर सवाल उठना लाजमी है, लेकिन जिस तरीके से अब ये लोग इतने कॉन्फिडेंस के साथ, इतने आत्मविश्वास के साथ जब ये मीडिया के सामने ये बात कह रहे हैं तो इसके क्या मायने निकाले जाएं? क्या वाकई में इन्हें सरकार की तरफ से पूरा वरद हस्त है और इसके चलते वे इस तरह के आगे जो प्रशासनिक कार्यों में दखल अंदाजी की बात कह रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि अभी कांग्रेस के किसी बड़े लीडर या सीएम खुद कमलनाथ जी की तरफ से ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन जो जैसे जिन्होंने पीसी की यादवेंद्र सिंह थे, श्रीकांत चतुर्वेदी जो मैहर के कांग्रेस के प्रत्याशी थे, और कल्पना वर्मा जो कि रैगांव क्षेत्र की विधायक थी, इन तीनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इनका सीधा सा कहना था कि कुछ एक दिन पहले ही कमलनाथ जी भोपाल में मीटिंग में हमें बुलाए थे और उनकी तरफ से हमें विधायक माना गया है। हम भले ही हार गए हैं लेकिन हम इस क्षेत्र के अपने आप को विधायक मानते हैं। तो कुल मिला से ये देखा जाए कि इनके कहने पर अगर वो कांग्रेस के जिम्मेदार एक प्रकार से नेता है और पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, तो जिस प्रकार से उनका कहना है तो कुछ ना कुछ मीटिंग में ऐसी कुछ बात हुई होगी। बिल्कुल, कुछ ना कुछ मीटिंग में ऐसी कोई बात हुई होगी और उसके बाद ही ये लोग ऐसी बयान दे रहे हैं। मृदुल, ये साफ तौर पर ये जाहिर होता है कमलनाथ ने शैडो विधायक की बात कही थी, लेकिन यहाँ पर जो हारे हुए प्रत्याशी अब इस तरह के बयान दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें क्या कहा गया है, क्या निर्देश दिए गए हैं, ये भी जानना बेहद जरूरी होगा। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बढ़ते आगे और बात करते हैं जबलपुर की, जहां स्मार्ट सिटी बनाने का ख्वाब देख रही नगर सत्ता और उसके अधिकारी खुद कितने स्मार्ट हैं इसकी कलई 8 सालों से अधूरा पड़ा करोड़ों का एक प्रोजेक्ट खोल रहा है। इस प्रोजेक्ट पर पूरे 350 करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। डेडलाइन गुजरने के बाद आधा अधूरा प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया। अब निगम के अधिकारी इस प्रोजेक्ट को गैर जरूरी बता रहे हैं। जबलपुर से रिपोर्ट देखिए। जनता के पैसों की बर्बादी कैसे होती है, इसका जीता जागता उदाहरण जबलपुर का स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज प्रोजेक्ट है। यूपीए 2 शासनकाल में JNNURM स्कीम के तहत नगर निगम को 2200 करोड़ का फंड मिला था। साल 2010 में 326 करोड़ रुपयों की लागत के इस प्रोजेक्ट को 2 साल में पूरा कर लिया जाना था, लेकिन काम में देरी के चलते प्रोजेक्ट की लागत 50 करोड़ रुपए और बढ़ गई।
अब हैरानी की बात यह है कि बीते 8 सालों में इस प्रोजेक्ट में करीब 450 करोड़ रुपए फूंक दिए गए, लेकिन नालों को पक्का करने और उन्हें जोड़ने का काम आज तक पूरा नहीं हुआ। पैसा हजम किस्सा खत्म की तर्ज पर नगर निगम ने आधा अधूरा प्रोजेक्ट ही बंद कर दिया। अधिकारी अब इसे जबलपुर जैसे शहरों के लिए गैर जरूरी बताने लगे हैं। पर चूंकि इतना बड़ा शहर है, नालों का नेटवर्क इतना बड़ा है कि सारे नालों की कैपिंग कर पाना संभव नहीं है। JNURM मिशन ही बंद हो चुका है और उसके तहत कोई फाइनेंशियल अलॉटमेंट नहीं है। जो छोटे छोटे इंपॉर्टेंट कनेक्टिंग पॉइंट्स हैं जो बचे हुए हैं, हम उसको कोशिश करेंगे कि आगामी जो हमारा बजट है उनको हम कनेक्ट कर दें, प्रॉपर कर दें। स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज प्रोजेक्ट के तहत शहर के 134 छोटे बड़े नालों को ढककर पक्का किया जाना था, लेकिन कहीं नालों की चौड़ाई 100 फीट से घटाकर 25 फीट कर दी गई, तो कहीं नालों को आपस में जोड़ना तो दूर, उन्हें अधूरा बना ही छोड़ दिया गया। ऐसे में जल भराव रोकने की बजाय ये नाले हर बारिश में उफान का सबब बनने लगे। अब तक इस प्रोजेक्ट की जरूरत पर ही सवाल किए जा रहे हैं, तो कांग्रेस ने इसमें बड़ा भ्रष्टाचार बताकर उच्च स्तरीय जांच करवाने की बात कही है। 300 करोड़ रुपए की होली क्यों खेली गई? ये 300 करोड़ रुपए जो नाले में लगा दिए गए, जिससे कुछ उद्धार भी नहीं हुआ। नालों की कैपिंग करके जो जल पलावन को रोकने की स्थिति थी वो भी नहीं बनी, बल्कि और भयावह हो गई। अब ये 300 करोड़ रुपए हैं, ये जबलपुर की जनता से वसूले जाने। इन सब का दोषी अगर कोई है तो नगर निगम में बैठी महापौर महोदया स्वाति गोडबोले जी हैं। आरोप तो ये भी लगता रहा है कि निगम ने ये प्रोजेक्ट जानबूझकर ऐसा तैयार किया जिसमें पेच फंस जाए। निगम ने खुद की जमीन को छोड़कर निजी जमीन को प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया था, जिसके लिए जमीन मालिकों की सहमति तक नहीं ली गई थी। अब खामियाजा शहर के लोग भुगत रहे हैं। प्रोजेक्ट में कहीं लोगों के मकान आड़े आ रहे हैं, तो कहीं पेट्रोल पंप, रेलवे लाइन की समस्या है। जब 23 लोगों ने अलग अलग कारणों से कोर्ट में याचिकाएं भी लगा रखी हैं, तो निगम ने 350 करोड़ रुपयों की होली खेलकर ये प्रोजेक्ट ही बंद कर दिया। विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर। उज्जैन के जहां नगर निगम की कपिला गौशाला में गायों की मौत के मामले में सियासत शुरू हो गई। बीजेपी के बोर्ड वाली नगर निगम ने इस गौशाला का निर्माण शहर को मवेशी मुक्त रखने के लिए बनाया था, जिसमें लगातार गायों की मौत हो रही है। लेकिन अब नगर निगम इसके रखरखाव पर ध्यान नहीं दे पा रही और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने पर अपना रुख बदलने लगी है। कांग्रेस ने आज इसी मुद्दे पर नगर निगम के महापौर का घेराव कर इस्तीफे की मांग की और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज नगर निगम पर गाय को साथ ले जाकर प्रदर्शन किया। इनका आरोप है कि नगर निगम में बीजेपी बोर्ड धार्मिक आस्था को दरकिनार कर काम कर रहा है और गौशाला में गायों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, जबकि गौशाला के नाम पर सालों से लाखों रुपए का बजट खर्च किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ रखरखाव और खान पान के अभाव में गायों की मौत हो रही है। बात भिंड की करते हैं, जहां आवारा गायों से हजारों बीघा फसल बर्बाद होने से आक्रोशित किसानों ने कलेक्टर चेंबर के बाहर जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों का गुस्सा ही खत्म नहीं हुआ और गाय को कलेक्ट्रेट परिसर में छोड़ दिया। किसानों के भारी हंगामे के बाद कलेक्टर मौके पर पहुंचे और किसानों को शांत करवाया। दरअसल भिंड में आवारा गायों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। गायों ने खड़ी सरसों और चने की खड़ी 2000 बीघा फसल को चौपट कर दिया। किसानों का आरोप है कि आवारा गायों के लिए प्रशासन कोई कदम नहीं उठाता, जिसके चलते आवारा गाय खड़ी फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। इसके चलते किसान आत्महत्या की कगार पर भी पहुंच चुके हैं। कलेक्टर छोटे सिंह ने भी आवारा गायों के लिए गांव-गांव में गौशाला खोलने का आश्वासन दिया। नरसिंहपुर जिले का बघुआर गांव देश के उन तमाम गांवों के लिए आदर्श है जो छोटी बड़ी जरूरतों के लिए प्रशासन की ओर नहीं देखता। विकास के नाम पर शहरों को मात देता यह गांव खुद के स्वावलंबी होने का जीता जागता उदाहरण है। एक रिपोर्ट। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के राष्ट्रोदय का सपना नरसिंहपुर जिले के बघुआर गांव ने साकार किया है।
इस गांव ने बिना किसी सरकारी मदद के आपस की जन भागीदारी से ग्राम विकास की ऐसी इबारत लिखी कि केंद्र सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विभाग ने गांव में मॉडल परीक्षण केंद्र की स्थापना कर दी ताकि बघुवार की तर्ज पर दूसरे गांव भी विकसित हो सके। गांव में अंडरग्राउंड नालियां, वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट, मानस भवन, सामुदायिक स्त्री पुरुष शौचालय, वाटर रिचार्जिंग सिस्टम, राशन दुकान, खुद का विद्युत सबस्टेशन, ढकी हुई नालियां, पक्की सड़कें, सब कुछ उपलब्ध है। खास बात यह है कि गांव में आज तक पंचायत के चुनाव नहीं हुए हैं। गांव के लोग मिल बैठकर आपसी सहमति से योग्य व्यक्ति को सरपंच और प्रतिनिधि चुनते हैं और यही इस गांव के विकास का मूल सिद्धांत बन चुका है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समग्र स्वच्छता का बीड़ा तो अभी 2014 के बाद उठाया, पर ये ग्राम जो बघुवार है आज से नहीं, सन 2000 से इस ग्राम में स्वच्छता के ऊपर विशेष ध्यान दिया गया। निकासी के लिए हर मोहल्ले में नालियां हैं, हरिजन मोहल्ला है, अपना माता मोहल्ला है, राजपूत मोहल्ला है, वार्ड बाई वार्ड मोहल्ला बनाए गए हैं। तो सबकी सफाई के लिए भी कर्मचारी लगे हुए हैं। डेली मॉर्निंग में सफाई होती है। हर घर में शौचालय, गोबर गैस है और अनेक प्रकार के पेड़ पौधे जो भी कुछ हो सकता है उन्होंने बहुत कुछ हमारे ग्राम के लिए किया। इधर जिला पंचायत सीईओ भी बघुवार गांव के मॉडल को दूसरे गांव के लिए एक मिशन के रूप में आगे बढ़ा रहे हैं। बघुवार के प्रशिक्षण भवन से अन्य पंचायतों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि बघुवार की ही तरह दूसरी पंचायतों के गांव भी आत्मनिर्भर बन सके। हम लोगों ने जो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2018 हुआ था, इन्हीं ग्राम पंचायतों को हाईलाइट करते हुए सभी को मोटिवेट किया और उसका परिणाम ये रहा कि मध्य प्रदेश में हमारा जिला जो नरसिंहपुर है वो तीसरे नंबर पे था और पूरे भारतवर्ष में जो 100 जिलों की जो सूची प्रकाशित हुई थी उसमें 56वें नंबर पे था। पहले बघुवार गांव भी अन्य गांव की तरह सामान्य गांव हुआ करता था, लेकिन गांव के ग्रामीणों की अथक मेहनत और प्रयासों से इस गांव ने जो तरक्की की है वो अपने आप में मिसाल बन गई है। आज इस गांव का हर ग्रामीण बड़े गर्व से कहता है कि ग्राम स्वराज्य ही मेरे गांव का स्वाभिमान है। पंकज गुप्ता, IBC 24, नरसिंहपुर।